Dear student, today we are studying about how to recognize tenses in sentence. As you have to study in English only, so you have to know how to recognize tenses in given sentence. जैसा कि आप हिंदी को मैंने ट्रांसलेशन आप लोगों को सिखा दिया, हिंदी ट्रांसलेशन में आप लोगों को पता चल जाता है, देख करके हिंदी से आपको ट्रांसलेट करना हो तो आपको मालूम चल गया कैसे किया जाए। लेकिन अगर वो सेंटेंस चूँकि आपको पढ़ना है केवल इंग्लिश में ही और इंग्लिश का ही आपको समझना है और इंग्लिश को ही चेंज करके देना है, तो आपको इंग्लिश के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ कि आप इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैं टेंस वाइज ही आपको समझा दूँ। तो पहले हम चलते हैं इनडेफिनिट पे। और इनडेफिनिट में पहले हम पास्ट पे चलते हैं कि पास्ट को हम लोग कैसे महसूस करेंगे कि ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। पहली चीज आपको ये अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचान करने के लिए हम लोग पहले उसके एक्सिलरी वर्ब को देखते हैं। एक्सिलरी वर्ब गिवन है तो एक्सिलरी वर्ब, अदरवाइज मेन वर्ब, वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के सहायता से महसूस करते हैं कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। अब पास्ट में देखिए तो इसमें आपको देखना किसी भी सेंटेंस में दिया रहेगा पहला नंबर या तो वाज है या तो वर्ब दिया रहेगा पहला। दूसरे नंबर पे ये अगर ये है, इसके अलावा डिड का प्रयोग हो सकता है, अगर ये नहीं है तो डिड हो सकता है। तीसरा रिकॉग्नाइज करने का वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या जिसको हम कह सकते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा, ये तीन मेन है और एक जगह और है जो चौथा पार्ट है, उसमें हो सकता है वाज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा। ये चार ही ऐसे रिकॉग्नाइज करने के तरीके हैं जिसको देख करके आपको महसूस हो सकता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही टेंस है। अब जैसे वाज और वर जब रहेगा तो ये समझ लो सिंपल पास्ट में रहेगा। सिंपल पास्ट जिसको कहते हैं सिंपल पास्ट, यानी कि कभी कभी लोग कहते हैं कि सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अंतर यही होती है जिसको आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब रहता है, जबकि सिंपल पास्ट में एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जो होता है और उसमें मेन वर्ब नहीं होता है, हिडन होता है, रहता ही नहीं है, उसके जगह पे मेन वर्ब का काम वाज या वर करता है, तो इसे हम लोग सिंपल पास्ट कहते हैं। डिड का प्रयोग जब होगा तो या तो नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव रहेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म जब रहेगा तो ये अफर्मेटिव में होता है। और ये जब पोजीशन होगा वाज या वर रहे साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव में है, पैसिव वॉइस का है। और पैसिव वॉइस किसका है तो पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव है। ये आपका चार कंडीशन है। इन चार कंडीशन को आप देख करके रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये हमारा टेंस जो है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। ये रूल नंबर फर्स्ट है। अब देखिए इसमें ये पास्ट का हो गया, इंडेफिनिट का। अब देखिए हम लोग प्रेजेंट पे चलते हैं। प्रेजेंट का सिमिलरली पहला रूल,
पहला हम लोग देखेंगे तो इसमें भी उसी तरह से इज, एम या आर होगा। सेकंड, इसमें डू या डज का प्रयोग हो सकता है। तीसरा, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस ऐड हो सकता है। और चौथा, इज, एम, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है। ये 4 आइडेंटिटी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी है या सिंपल प्रेजेंट को कह सकते हो। तो देखो इसमें भी सिमिलरली उसी तरह से है जैसे हमने पास्ट का देखा है, एकदम उसी तरीके से इज, एम, आर अगर सिंगल दिया है तो इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और उसी तरह से इसमें भी डिफरेंट है इंडेफिनिट और सिंपल में। अगर मेन वर्ब है तो समझ लो कि इंडेफिनिट है, और सिर्फ मेन वर्ब का काम इज, एम, आर यानी कि एक्सिलरी वर्ब कर रहा है तो उसको हम लोग मान के चलते हैं वो सिंपल है। तो इसमें होगा ये सिंपल प्रेजेंट। डू डज अगर दिया रहे तो या तो ये निगेटिव होगा और इंटेरोगेटिव। तीसरा देखिए, ये आपका अफर्मेटिव में होता है, और ये जब होगा तो इसका मतलब ये है आपका पैसिव फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव सेंटेंस में। अब देखिए एक चीज थोड़ा सा और क्लियर मैं कर दूं, पास्ट में और प्रेजेंट दोनों में। डिड आपका दोनों का, या डू का पास्ट होता है डिड। डू, डज और डिड ये तीनों मेन वर्ब भी होता है और एक्सिलरी वर्ब भी होता है। जैसे डू मीन्स करना, जब करने की स्थिति में है तो वहां पे मेन वर्ब के रूप में काम करता है। अगर वहां पे डू या डज केवल प्रयोग हुआ हो तो ये तुम्हारा अफर्मेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल डू डज जो है निगेटिव में, लेकिन मोस्टली निगेटिव होता है। सिमिलरली डिड जो है एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज है तो निगेटिव में होता है या इंट्रोगेटिव में होता है, लेकिन अगर मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है तो वहां पे अफर्मेटिव हो सकता है। इस बात को नोट कर लेना। अब देखिए फ्यूचर का अगर हम देखते हैं तो इसमें भी हम लोग पहला चीज शैल या विल एक्सिलरी वर्ब के प्रयोग होगा, पहला हो गया। दूसरा, इसमें शैल या विल के साथ बी का प्रयोग। बस केवल 2 ही रूल, इसमें शैल और विल का, और शैल विल के साथ तो ये जब रहेगा तो सिंपल यानी फ्यूचर, या इसको इंडेफिनिट भी कह सकते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट भी है, और ये इसका पैसिव फॉर्म रहेगा। अब देखो दूसरे कंडीशन में चलते हैं हम, तो ये तो तुम्हारा इंडेफिनिट का हो गया पूरा कंप्लीट। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मैंने पहला बताया था पास्ट का, तो पास्ट के एग्जाम्पल में देख लो। ही वॉज अ गुड बॉय, गुड स्टूडेंट। देखो यहाँ पे वाज का प्रयोग हुआ, वाज या वर का प्रयोग हुआ। अगर यहाँ पे दे होता तो वर हो जाता। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, इसमें डिड का प्रयोग होता है।
तो दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे होता तो ही डिड नॉट प्ले अ गेम। सपोज करो ही डिड नॉट प्ले ए गेम। या इंट्रोगेटिव अगर होता इसका तो हो सकता था डिड ही प्ले अ गेम, ये भी हो सकता है। डिड का प्रयोग हो गया, डिड का प्रयोग निगेटिव में हो गया, यहाँ पे डिड का इंट्रोगेटिव में हो गया। सेकेंड रूल हो गया ये। अब थर्ड रूल क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते थे हम लोग। सेकेंड का ये ए और बी है। अब देखो ये थर्ड जो रूल मैंने बताया था उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग जैसे होता आई बॉट अ पेन। अब देखो बॉट है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया रूल। इसके बाद मैंने एक बताया था आपको चौथा रूल जो कि पैसिव का था। मैंने बताया कि उसमें वाज और वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो देखो इसका अगर यही पेन रहता तो इसमें हो सकता था अ पेन वाज बॉट बाय हिम। सपोज करो ये सेंटेंस होता, ए पेन वाज बॉट बाय हिम। यहाँ पे देखो वाज का भी प्रयोग हुआ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये मिला करके ये चारों एग्जाम्पल है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। ये दोनों सेकंड एग्जाम्पल का ए भी है और बाकी ये तीनों है। सिमिलरली अब मैं प्रेजेंट का बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट का देखो, प्रेजेंट में देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने सिंपल बताया था, ही इज अ गुड बॉय। देखो इज का प्रयोग हो गया सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट कहेंगे इसको। उसके बाद डू या डज का प्रयोग मैंने बताया था। तो अब जैसे ही होता तो होता ही डज नॉट बाय अ बुक। डज का प्रयोग हो गया, तो जब डज रहेगा तो ये मान के चलो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है, इसमें कोई बट नहीं है। उसी तरह से आई होता तो डू हो जाता। ही सी इट जानते हो, ये मैं रूल में पढ़ा चुका हूँ पहले भी आपको कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है और रेस्ट ऑल के साथ डू का। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आप लोगों ने बताया है, वो आपको माइंड में होना चाहिए। अब देखो इसमें अगर इंट्रोगेटिव होता तो हो सकता था, जैसे सपोज करो वाई डज ही बाय अ पेन। इंट्रो देखो वाई डज का प्रयोग हो गया यहाँ भी। अगर आई होता तो डू हो सकता था। ये आपका फर्स्ट का था रूल, ये सेकंड का, ये ए और बी मीन्स यहाँ पे निगेटिव का हो गया और ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब थर्ड का देखो, थर्ड रूल मैंने बताया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई बाय अ पेन, बाय फर्स्ट फॉर्म हो गया। अगर यही होता तो इसका ही होता तो ही बाइज होता अ पेन, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें यस या यस ऐड हो जाता है। तो ये तरीका है महसूस करने का कि ये हमारा जो सेंटेंस होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और चौथा रूल जो था मैंने बताया था कि इसको हम लोग जब भी बनाएंगे तो इसमें होता है इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे इसी को देख लो, इसका अगर हम लोग पैसिव होता तो क्या होता, अ पेन इज थर्ड फॉर्म वर्ब का बॉट बाय हिम। अब देखो यहाँ पे इज और बॉट, इज तुम्हारा एक्सिलरी वर्ब इज एम आर और यहाँ पे बॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिमिलरली अब फ्यूचर का देख लो,
ही विल बाय अ पेन। अब देखो यहाँ पे विल का प्रयोग हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। इसके बाद पहला रूल हो गया ये, और सेकंड रूल मैंने बताया था, इसका सेकंड रूल था कि विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म विल बी लगता है, और हो जाएगा जैसे देखो अ पेन विल बी बॉट बाय हिम। अब आप कहोगे कि उसमें आप सर केवल विल बी लिखे थे, बॉट नहीं लिखे थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लिखे थे। तो मैं इसलिए नहीं बताया उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम पहचान करने की बात कर रहे हैं कि हम पहचाने, पैसिव का रूल नहीं बता रहे थे, हम वहाँ पहचानने की बता रहे थे कि ये पहचाना कैसे जाएगा। तो यहाँ पे देखो या विल है या विल बी है, ये दोनों कंडीशन लगा हो तो वहाँ पे पहचान करेंगे कि वर्ब का सॉरी ये फ्यूचर का है। ये बात जरूर है कि विल बी के साथ अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो तब गड़बड़ हो जाएगा, तब वो अपना कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इसीलिए मैंने विल बी लगाया, और इसके साथ वर्ब तो नहीं जो है लेकिन आप ऐड कर लेना, विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। और ये तुम्हारा अगर विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो समझ लो कि इंडेफिनिट है। अगर यहीं पे विल बी के साथ अगर वर्ब से बाइंग हो जाता सपोज करो, तो ये आईएनजी फॉर्म लग गया और यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।